हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है पता होने के बावजूद भी नेग्लेक्ट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये सारी चीजें चलती है। मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो है कंपटीशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो 2019 से कुछ नेक्स्ट लेवल का एग्जाम हो गया है, क्योंकि एनटीए जो है इस पर आ गया है और एनटीए एग्जाम लेने लगा है। पर दिनों दिन बढ़ता जो कंपटीशन है वो हम सभी लोगों के लिए एक पैनिक पॉइंट हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर और ज्यादा पेक्युलर हो गया है। सिलेबस चेंज करेंगे, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर देंगे, ऐसी दो दो तलवारें हमारे गर्दन पर जो है वो लटक रही है। और अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड टोटल नंबर ऑफ अवेयरनेस की बात करूं तो वो भी दिनों दिन इंक्रीज होती जा रही है। तो कैसे आप लोगों का ये जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है और हेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सारी कहानी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आज का वीडियो बनाने का सबसे प्राइमरी मोटिव मेरा जो है वो ये है कि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि मोटिवेशन कैसे निकाला जाता है। आप में से बहुत स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मैम आप हमेशा पढ़ाते हो, हमारे लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो मैं आपको आज वो बता रही हूँ मोटिवेशन जिससे मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। मेरा मोटिवेशन नंबर से निकल के आता है, कॉम्पिटिशन से निकल के आता है, गुड पैनिक से निकल के आता है। अगर कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे गुड पैनिक देती है, थोड़ा थोड़ा डराती है, तो मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाती हूँ और मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार मुझे इस चीज पर फाइट करना है, मुझे सबसे डिफिकल्ट कंपटीशन अपने आप से रखना है। बस वही चीज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली मोटिवेशनल वीडियो बनाना नहीं आता, इसलिए ये लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों से नंबर्स डिस्कस करूंगी, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, थोड़ा आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कंपटीशन का जो ग्राफ है वो दिनों दिन ऊपर ही जा रहा है और कैसे वो डायरेक्टली आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को इन्फ्लुएंस करता है, वो सब चीजें आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए डिस्कशन हमारा शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस है। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, इसीलिए प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा क्रिएट किया है। आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप सब लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो, पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हो, यूजीसी नेट के अलावा सीएसआईआर नेट या सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स है ना, पीजीटी एंड अबव लेवल अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए जो है वो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर हम लोग कोर्सेज लाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी होती है। सो यू कैन सब्सक्राइब और कंसिडर सब्सक्राइबिंग और कंसिडर डाउनलोडिंग दिस चैनल एज वेल एज एप्लीकेशन। सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो। देखो, मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी है, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे कंपटीशन दिनों दिन आपका राइज होता है। उसके ऊपर थोड़ा बात करूंगी। सबसे पहले मैंने कुछ फिगर्स है जो यहाँ पर लिखे हैं। मान लो कि अगर ऑन एन एवरेज हमारे देश के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, सरकारी एग्जाम्स होते हैं, वो सभी दो तरीके के हो रहे हैं। या तो एक सरकारी सेवा के अंदर आप जाना चाहते हो, है ना, आप गवर्नमेंट ऑफिसर या सर्वेंट बनना चाहते हो, तो सरकारी सेवा में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, एक पेपर होता है। पेपर के बाद में डायरेक्टली पोस्टिंग होती है और आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। दूसरा होता है कि आप जो है वो एक एलिजिबिलिटी गेन कर लेते हो, एक सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टीचिंग में होता है सीटेट, स्कूल में पढ़ाना है तो, यूजीसी नेट अगर आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है तो, सीएसआईआर नेट अगर साइंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है तो। इस तरीके के कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं। डायरेक्टली जॉब नहीं लगती है इससे, बट हाँ सर्टिफिकेशन हो जाता है, और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे वाला सीन होता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आपने देखा होगा एसएससी हो गया, बैंक हो गया या यूपीएससी हो गया, या इन सब लोगों के लिए भारी मात्रा के अंदर एप्लीकेशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल 25 लाख लोग हैं जिन्होंने एसएससी का फॉर्म फिल कर दिया। रेलवे के अंदर तो 1 करोड़ लोग थे पिछले साल जिन्होंने फॉर्म फिल किया था ग्रुप डी के लिए। आप इमेजिन करिए, ये जो 1 करोड़ लोग हैं, ये क्या एक्चुअल में कंपटीशन है? जी नहीं, ये एक्चुअल कंपटीशन नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ एक्चुअल कंपटीशन, तो ऊपर के जो 10% बच्चे हैं ना, सिर्फ वही आपका एक्चुअल कंपटीशन होंगे। बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ में ऐसा नहीं है। पहला रीजन इसका ये है कि ये एलिजिबिलिटी वाला एग्जामिनेशन है। जो बच्चा इस एग्जाम में बैठ रहा है वो खुद अपने आप में पोस्ट ग्रेजुएट है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो उसने अपना सबसे ज्यादा चीज पढ़ी, अपना पेपर 2, वही इस पेपर का सबसे बड़ा सिलेबस का पार्ट है। 100 क्वेश्चन उसी के पेपर 2 से आते हैं। तो यहाँ पर अगर 100 बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो मिनिमम 50 बच्चे की तैयारी तो ऑलरेडी है। ये मैं आपको एक अजम्पशन के बिहाफ पर ही बता रही हूँ, एक हाइपोथेसिस ही क्रिएट कर रही हूँ। डेटा आप ही से कलेक्ट कर लूंगी और आप ही पे जनरलाइज कर दूंगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ, समझ के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ।
ऑन एन एवरेज अगर 100 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है या 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसमें से 50 बच्चे मेरे हिसाब से ऑलरेडी तैयारी वाले हैं। भले ही उन्होंने 2 महीने तैयारी करी, 1 महीने तैयारी करी, 3 महीने तैयारी करी, बट वो तैयारी वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हवा में पेपर देने चले गए हैं। मिनिमम बोल रही हूँ कि 50 लोग तो होंगे 100 में से जिसकी होगी, उसमें से भी 25 ऐसे होंगे जिनकी तैयारी तो ठीक से ज्यादा बढ़िया लेवल की होगी जी, डेफिनेटली होगी। जिन्होंने कोई कोर्स लिया होगा या सेल्फ स्टडी की होगी या प्रीवियस ईयर इस लेवल पे निकाले होंगे, जिनका आईक्यू ऐसा बन चुका होगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते होंगे तो ऑलरेडी मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा होगा, एनवायरमेंट करंट अफेयर वाला पोर्शन अच्छा होगा, जिसकी वजह से उनका ये एग्जाम भी अच्छा जाता है। ठीक है जी। प्लस यहाँ पर जो है वो नौकरी वाला लोग का प्रेशर नहीं है, ये बच्चे खुद जानते हैं कि सर्टिफिकेशन का हो रहा है, तो पढ़ने का तरीका भी अलग है। बट अब अगर मैं बात करूं तो ये चीज से मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिनों दिन कंपटीशन कैसे जो है वो आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है। 2021 से लेकर 23 तक का जो डेटा है वो आपके लिए लेके आई हूं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं 2023 की, 2023 के अंदर जो इससे जस्ट पहले दिसंबर से जस्ट पहले वाली जो शिफ्ट हुई थी आपकी, लगभग 6,39,000 लोग थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। और अगर मैं यहां पर बात करूं कि कितने लोग थे जिन्होंने ये पेपर दिया, लगभग 4,62,000 लोग थे जिन्होंने ये फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम दिया। अगर मैं बात करूं तो मेल फीमेल का क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया जाता है, 2,80,000 और 4 लाख अप्रोक्सीमेटली 4 लाख लड़कियां थी जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। और अगर बात किया जाए तो 2,80,000 बच्चे थे, लड़के थे जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया। अगर मैं बात करूं यहीं पर तो कैटेगरी वाइज भी डिवीजन आप देख सकते हो। लगभग आपकी कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, जनरल के लगभग 1,10,000 है, ओबीसी के 1,75,000 है, ईडब्ल्यूएस के आपके 46,000 है, 89,000 एससी के हैं, 40,000 एसटी के हैं। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप अपनी कैटेगरी में भी देख सकते हो कि कॉम्पिटिशन किस लेवल पर इंक्रीज हो रहा है। बट मजेदार बात सोच के देखिएगा, यहां पर मैं रिजल्ट भी आपको फोकस करवाती हूँ। आपके रिजल्ट देखिएगा, अगर 4,62,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो जेआरएफ कितनों ने किया है, मात्र 5,000। जेआरएफ मात्र 5,000। अगर नेट की भी बात करूं तो मात्र 32,000 लोग हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। सब्जेक्ट वाइज भी देखोगे कि दिनों दिन आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी सब्जेक्ट में बढ़ रहे हैं, और जो सिलेक्शन है वो आप देख सकते हो कि कितना कम परसेंटेज है। आप अच्छे से सब लोग समझदार हो, परसेंटेज निकालना आता है, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड मल्टीप्लाई बाय 100 करिएगा, आपको पता लगेगा कितना कम परसेंट है। मात्र 6% या उससे कम ही है जो आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है। अब मैम दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो जो पेपर का पैटर्न है वो भी दिनों दिन बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्या क्या पूछा जाता है, उससे पहले देखो एक और डेटा है जो आप लोगों को दिखाऊंगी उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगी, है ना। ये सब्जेक्ट वाइज पूरा लिस्ट है, अगर आप चाहोगे तो मैं कमेंट में डाल दूंगी। अब देखो 2024 अभी जो आप लोगों का जनवरी के अंदर ये डेटा रिलीज किया, यानी कि दिसंबर वाले पेपर का नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स देखिएगा कैसे इंक्रीज हुए। 6,62,000 की बात कर रही थी, 9,45,000 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया। आप लोगों अगर देखोगे तो 7 लाख लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया। सिलेक्शन कितने परसेंट का हुआ, इस बार जो जेआरएफ हुआ है ना वो 1% से भी कम का है अप्रोक्सीमेटली, अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इतने से बच्चे। यही चीज अगर आप देखो ना तो थोड़ा पहले चले जाओ, 2021 के अंदर मर्ज साइकिल थी, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अपीयर हुए थे वो थे 6,71,000, पर ये मर्ज साइकिल के लिए थे, कंपैरेटिवली कम है। ये मर्ज साइकिल मतलब 2 साइकिल, दिसंबर वाली और नेक्स्ट जून वाली को मर्ज करके हुआ था क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा था। अगर उस टाइम का पीरियड का देखो ना तो उस हिसाब से भी आपके 6,71,000 लोग थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया। कितनों का सिलेक्शन हुआ, मात्र 10,000 का सिलेक्शन हुआ। मर्ज साइकिल थी इसलिए थोड़े आपको ज्यादा दिख रहे हैं नंबर्स, बट देखा जाए तो ये कम ही है। तो अगर मैं देखूं तो ये देखो, मैंने आप लोगों को कई बार ये चीजें समझाई, ये टर्म मैं बहुत बार यूज करती हूँ, अपने क्लासेस में भी यूज करती हूँ कि जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है वो एक्चुअली में दिनों दिन इंप्रूव होगा। क्यों, कंपटीशन इंक्रीज होने से, नंबर ऑफ एस्पिरेंट इंक्रीज होने से अवेयरनेस का पता चलता है, अवेयरनेस का रिसोर्सेज से भी पता चलता है। आज हर जना यूट्यूब पे यूजीसी नेट के वीडियोस बनाता है, बच्चे देखते हैं, किताबें अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, लोगों को पता है यूजीसी नेट के बारे में, पेपर के बारे में ज्यादा पता है, ऑप्शंस ज्यादा क्रिएट हो गए हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि पेपर का पैटर्न भी इंप्रूव हुआ है। आज के टाइम पर आप लोगों के लिए मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, एमटीसी, मैच द कॉलम, सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपके नए नए फ्यूचर ईयर पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं। अगर बात करूं तो प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2021 के बाद से तो बिल्कुल ही हवा फायर हो गई आपके पेपर 1 तो। पेपर 2 तो फिर भी चलो ठीक है, आसपास ही घूमता है, पर पेपर 1 तो वाकई में इसने तो बड़ी अच्छी रफ्तार पकड़ रखी है। न्यूमेरिकल बेस्ड आईसीटी और रिसर्च जैसी यूनिट्स इससे फुल ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। यानी कुल मिला के अगर बात किया जाए तो यस, पेपर पैटर्न डेफिनेटली इंप्रूव होगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर पेक्युलर होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे लिए यही मेरा मोटिवेशन है, या यही मोटिवेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि बात ऐसी है कि आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है भैया अपनी सीट बेल्ट बांध लो और अपना हवा फायर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर ये वीडियो बना के आपकी क्या मदद करना चाह रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अवेयर रहो कंपटीशन से, अवेयर रहो इस चीज से भी कि इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव ये है कि आपको एक, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, पर्टिटो प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि 20% ऑफ द कोड कंटेन्स 80% ऑफ द एरर्स। मैं इसको थोड़ा मॉड्यूलेट करके आपको बताती हूँ। 20 to 30% ऑफ योर सिलेबस कंटेन्स 70% ऑफ योर क्वेश्चंस। 70% प्रश्न आपके 30% सिलेबस में से आते हैं, तो वो 30% पर पहले फोकस करना है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सीरियस है। मैंने बताया ना, 100 में से लगभग 50, जो मेरा आइडिया रहा है पिछले 4-4.5 साल का, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पेड कोर्सेज बनाने का और बच्चों को पढ़ाने का, यूट्यूब पे पढ़ाने का, तो मैं आपको ये चीज बताती हूँ, यूट्यूब का बच्चा भी यहाँ पर सीरियस ही बच्चा है, जेन्युइनली बता दूं। बाकी सभी एग्जाम को कंपेयर कर लो एक तरफ और यूजीसी नेट के बच्चों को कंपेयर कर लो एक तरफ, बच्चे सीरियस ही है, बच्चे अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, 6-6 महीने 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे जो नेट के लूप में फंस गए जेआरएफ की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो या तैयारी आप कर रहे हो आने वाले अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि फोकस करिए जो गलती आपने करी उन पर, और इस 30% पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी किताब लेनी है, वो आप सब बच्चे समझदार हो, अडल्ट हो, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बट मैं ये आपको बता रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा आपका अवेयरनेस और आपकी सेल्फ स्टडी। क्योंकि ये एग्जाम, मैं हमेशा बोलती हूँ, जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगा। तो मैं बस उसी को आइडिया लेकर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बढ़ते कंपटीशन के साथ में कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, उस पर फोकस करो, ठीक है ना। जितना ज्यादा फोकस आप लोग करोगे अपनी सेल्फ स्टडी पर, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर, उतना आपके लिए बेटर होगा। और ये 30% को टारगेट करना है, सही है। तो सबसे ज्यादा फोकस हमको इस पर करना है कि जून वाले अटेम्प्ट के लिए कैसे हम लोग जो है वो नॉलेज डेवलपमेंट वाले पोर्शन पे ध्यान दें, ये चीज याद रखनी है। और कंपटीशन तो देखो और ज्यादा होगा, मेरे हिसाब से जून का कंपटीशन और टफ होगा। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो जब जेआरएफ मेरा निकला था तो लगभग 30,000 लोग थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और 25,000 लोग थे जिन्होंने पेपर दिया था कंप्यूटर साइंस का। इस बार कंप्यूटर साइंस का डेटा है 40,000 का। बच्चे दिनों दिन बढ़ते ही हैं, आपके सब्जेक्ट में भी बढ़ेंगे ही, ठीक है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सब कुछ, सारी चीजें एक ही तरफ अलाइन होती है कि कंपटीशन विल इंक्रीज। प्लस मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर सिलेबस चेंज का बड़ा चर्चा रहता है ना, या मैं कहूँ कि नेगेटिव मार्किंग का बड़ा चर्चा रहता है। यूजीसी हमेशा हम पे ये 2 तलवार लटकाता है, सिलेबस चेंज कर दूंगा, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दूंगा, फिर इस पर 1 करोड़ वीडियोस बनते हैं, फिर सारे बच्चे देखते भी हैं। पर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये दोनों ही चीजें जून वाले एग्जाम, जून 2024 में डेफिनेटली एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि हमारा 6 महीने का विंडो निकल चुका है। किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सरकारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी 6 महीने से पहले कोई बड़ा रूल चेंज नहीं कर सकती, ये रूल है। और अगर करती है तो मेरे हिसाब से अगर आज चेंज हो जाता है, मान लो इस वीडियो के तुरंत बाद ही चेंज हो जाता है, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जून का एग्जाम थोड़ा आगे पोस्टपोन होगा, अगर उनको जून में अप्लाई करना है तो। नहीं तो भैया मैं ही सबसे पहले जाके तो ट्वीट करूंगी, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो बच्चों के साथ हो ही नहीं सकता, ये तो चीटिंग है, ये तो मानेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं। बट हाँ, ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि इन दोनों चीजों पर अभी आप ध्यान ना दो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अभी नहीं है। जून वाले अटेम्प्ट के लिए फुल फ्लैश तरीके से चल, और जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो। आपके जो जो डाउट्स है, जो जो प्रॉब्लम आपको चीजें होती है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, हमेशा जेआरएफ अड्डे का कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन ही रहेगा। बिकॉज मैंने हमेशा बोला है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई वांट टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट लाइक टू डिस्कस विद यू, दैट इज इट। तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। मैं सुबह हमेशा 8 AM हमारा सेशन लेती हूँ, इतने साल हो गए ये सेशन लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, सुबह 8 बजे पेपर 1 पढ़ाती हूँ, जरूर आ जाना। और जो बच्चे मेरे साथ में प्रीवियस ईयर 10 साल के सॉल्व करना चाहते हैं, इग्निशन बैच ले लो, ठीक है ना, नॉमिनल सी कॉस्ट में है। जो बच्चे पूरा वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, एटम 2.0 के अंदर एनरोल कर सकते हो। मतलब जहां जाना है, जैसे जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, सेल्फ स्टडी वहां पे भी चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलूंगी कि ये बुक पढ़ लो खत्म, ये कोर्स ले लो खत्म, सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो वो चीज पर फोकस करना है। बस मोटिव यही है कि ये मोटिवेशन वीडियो मैं
इनडायरेक्ट ही बता सकती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकती कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये डेटा है, ये रियल फैक्ट्स हैं, इन पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसीलिए संडे के दिन ये वीडियो बनाया है कि थोड़ा रिफ्रेश करो अपने आप को, थोड़ा रीबूट करो, और वो 3 वर्ड हमेशा से बोल रही हूँ ना क्लास के अंदर, तो वही चीज़ों पे ध्यान देना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोग जो है वो 3 आवर्स पर फोकस करें। आई होप कि वो 3 आवर्स आप लोगों को याद होंगे। अगर याद है तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगी। सो इट्स योर टाइम एंड इट्स योर डिसीजन। इफ यू विल नॉट मेक इट, योर समबडी एल्स विल डू इट। सो बस इसी मोटिवेशन के साथ में आज का वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह हमारे 8 AM वाले क्लास में। बाय बाय।